अभ्यास क्लासेस के एक और एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन बैंक को देखने वाले हैं जो बीबीडी के द्वारा निकाला गया है, जो हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा और दृष्टिकोण से। तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन बैंक यानी बीबीडी का, और ये साइंस से हम लिए हैं। और आज हम लोग साइंस के जो सेशन है वो दो यानी कि दूसरा श्रृंखला शुरू किए हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरे वीडियो में बहुत ही आनंदित होते होंगे और यह सारे क्वेश्चन जो होते हैं आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बिना समय गवाए हुए। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि एक वयस्क मनुष्यों के कितने दांत होते हैं। यानी एक वयस्क मनुष्यों में अगर दांत की हम बात करें तो वह जो दांत होते हैं वह टोटल हो जाते हैं कितने, तो वह हो जाते हैं 32। यानी वयस्क जब होता है, जब बड़ा हो जाता है इंसान, तो उसमें टोटल दांत कितने होते हैं। तो अगर हम दांत की बात करेंगे तो वह 32 होता है, आप लोगों को पता होगा। और अगर हम लोग बच्चे की बात करें तो शुरुआती दौर में जब दूध की दांत होती है तो उस टाइम तक 20 दांत होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी उम्मीद के साथ। 2 नंबर के सवालों को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी मस्तिष्क जो होता है वह उत्तरदायी होता है, वह किस चीज के लिए। तो ए नंबर में ऑप्शन दिया गया है कि हृदय स्पंद के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क जो होता है यानी वह किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो यह जो होगा इनमें सभी, यानी कि हृदय के स्पंदन के लिए भी, शारीरिक संतुलन के लिए भी और सोचने के लिए भी, इन सारे क्रियाकलापों को मस्तिष्क जो होता है वो करता है। तो इनमें से सभी जो होगा इसका उत्तर होगा सही उत्तर। चलिए 3 नंबर के सवालों को हम लोग देख लेते हैं कि 3 नंबर में सवाल क्या दिया गया है। अगर हम 3 नंबर के सवाल की बात करें तो कहा गया है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। अगर ट्रेकिया की बात किया जाए तो श्वसन अंग जो होता है वह ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो अगर हम बात करें तो दिया गया है हाइड्रा, स्टारफिश, कॉकरोच और पाइला। अगर हम इसकी बात करें 3 नंबर की तो 3 नंबर में जो होगा वह कॉकरोच होगा, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और अगर कॉकरोच की बात की जाए तो इसके अगर हार्ट में इसके चैम्बर की बात की जाए तो कॉकरोच में सबसे ज्यादा हार्ट में चैम्बर होते हैं, वो होते हैं 13 चैम्बर। यानी ब्रेन में जो होता है थोड़ा मात्र जो होता है नर्वस सिस्टम होता है। और अगर उसका अगर दिमाग यानी कि उसके सिर को यदि इधर से अलग कर दिया जाए तो वो 7 डे तक वह क्या होता है, जीवित रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्नों के साथ। चौथा नंबर का जो सवाल है वो देख लेते हैं। 4 नंबर के सवाल में जो दिया गया है वह दिया गया है हम लोगों को कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी कि शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वह किस प्रकार का क्रिया है। पहला नंबर में दिया गया संयोजन, अपचयन, उपचयन, विस्थापन। अगर हम सही बात करें तो इसमें जो भोजन जो हम लोग करते हैं वह किस अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, तो वह होता है उपचयन। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। 4 नंबर का सी उत्तर सही होगा। 5 नंबर में देखते हैं हम लोग कि 5 नंबर में सवाल क्या दिया गया है। 5 नंबर में कहा गया कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। यानी जब वह पूर्ण विकसित अंडाशय होगा तो वह क्या कहलाएगा। तो अगर ए नंबर के ऑप्शन करें तो यहाँ दिया गया बीजांड, बीज, फल, इनमें से कोई नहीं। अगर हम पूर्ण विकसित अंडाशय की बात करें तो वह फल होगा और इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर के सवालों को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 6 नंबर में दिया गया है कि एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। यानी कि स्त्री की बात करें तो उसमें एक्स और एक्स गुणसूत्र मिलते हैं। यानी सेक्स गुणसूत्र की बात अगर हमको किया जाए तो पुरुषों में जो होता है वह होता है एक्स और वाई। अगर स्त्रियों की बात की जाए तो एक्स और एक्स होता है। और इसी गुण के कारण जो होता है, यानी कि अगर लड़का जन्म ले रहा है या लड़की जन्म ले रहा है, यह सारा जवाबदेही जो होता है वह पुरुषों पे जाता है, स्त्रियों पे नहीं जाता है। तो गांव घर में देखते होंगे आप लोग कि बहुत सारे कुप्रथाएं देखने को मिलता है। बहुत सारे स्त्रियों को घर से निकाल दिया जाता है कि तुम बच्ची को जन्म दे रही हो, अर्थात लड़कियों को जन्म देने के लिए जिम्मेवार हो, इसलिए उनको घर से निकाला जाता है। तो अगर किसी को घर से निकाला जाए तो वह पुरुष होनी चाहिए, स्त्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। और एक्स और एक्स क्रोमोसोम यदि एक्स और वाई है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम अगर मिलता है तो यहाँ पे लड़की का जन्म होता है। और यदि हम एक्स और वाई क्रोमोसोम की बात करें कि अगर वो मिलेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे लड़का होगा। और
यह जो एक्स और वाई क्रोमोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम है, यह केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसलिए यदि सबसे ज्यादा जिम्मेदार है घर से निकलने के लिए तो वो होता है पुरुष, स्त्री कभी भी नहीं होती है। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या दिया गया है। दिया गया है 7वें नंबर में, मृतोप जीवी का उदाहरण। यानी मृतोप जीवी का मतलब होता है मृत शरीर पर जीने वाला। तो अगर मृत शरीर पर जीने वाले की बात अगर हम लोग को कहा जाए तो वह क्या होगा। तो इसमें दिया गया अमीबा, गोबर छत्ता, उरहुल, अमरबेल। अगर इसकी बात की जाए तो गोबर छत्ता जो होता है वह मृत शरीर पर जीने वाला, यानी कि गोबर यानी सड़े गले पे चीजों पे वह क्या होता है, वह अपना भोजन वहां से ग्रहण करता है और वहां पे जीता है। 7 नंबर का सवाल हम लोग देख लिए हैं। 8 नंबर के सवालों को हम लोग देखते हैं कि दिया गया गाढ़ कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है, यानी गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। ए नंबर में दिया गया भीतरी, बाहरी, पार्श्व, इनमें से सभी। अगर 8 नंबर की हम लोग बात करें तो इनका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा भीतरी। यानी गाढ़ कोशिका में यदि हम बात करें कि इसकी कौन सी भित्ति मोटी होगी तो यह हो जाएगा भीतरी। चलिए 9 नंबर के सवालों को देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है। अधातु है लेकिन वह विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पे दिया गया ग्रेफाइट, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन। अगर हम 9 की बात करें तो यहाँ पर अगर हमको दिया जाए कि इसमें से कौन सा होगा, तो अगर अधातु की बात करें, अधातु, तो अधातु में जो होता है वह ग्रेफाइट जो होता है, वह विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, जो कि पेंसिल में हम लोगों को मिलता है। और यह बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह जो इसमें जितने भी सवाल आप लोगों को अभी बताया जा रहा है वर्ष 2022 में पूछे गए, यानी सेकेंड सिटिंग में पूछे गए प्रश्न है। और ये आपको परीक्षा अप पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक भी प्रश्न को इग्नोर ना करें, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न जो है आप लोगों के क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, अर्थात 2022 में पूछे गए प्रश्नों को हम जो है हल कर रहे हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है। 10 नंबर का सवाल है कि बैटरी का अम्ल, यानी बैटरी में जो अम्ल पाए जाते हैं वह क्या होता है। तो पहला दिया गया सांद्र HCl, सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4, इनमें से कोई नहीं। अगर सही बात करें तो इनका उत्तर आप लोग सभी आदमी जानते होंगे, और इसका सही उत्तर जो होगा वो है सी, यानी H2SO4। और H2SO4 का नाम जो होता है, पूर्ण नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, जो कि 11 नंबर का सवाल है। 11 नंबर में दिया गया कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। अगर हम लोग 11 नंबर की बात करें, कली चूना का सूत्र जो होता है वह होता है CaO, और यह सी नंबर में उत्तर है और यह बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग चलते हैं 12 नंबर के ऑब्जेक्टिव पे। और 12 नंबर में जो सवाल दिया गया है वह दिया गया है कि आयोडीन युक्त नमक है, यानी आयोडीन युक्त जब नमक है वह क्या कहलाता है। यहाँ पर दिया गया NaCl प्लस KCl, NaCl KlO2। यहाँ पे दिया गया A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। यदि हम 12 की बात करें तो इनमें दोनों, यानी यह और यह दोनों जो होगा, दोनों उत्तर सही है। और ये दोनों उत्तर के ऑप्शन के लिए हमको सी नंबर ऑप्शन दिया है, ए और बी दोनों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग 13 नंबर के सवालों को देखते हैं। 13 नंबर का जो सवाल है वह कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 13 नंबर का डी ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग चलते हैं 14 नंबर के सवालों पे। 14 नंबर का जो सवाल है वह दिया गया है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। यानी लौंग तेल जो होता है वह किस प्रकार का, प्राकृतिक है, सांश्लेषित है, गंधीय है, इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसकी बात कर ले तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गंधीय। और 15 नंबर के सवालों को हम लोग देख लेते हैं इसी तरह। 15 नंबर में जो सवाल दिया गया वह दिया गया घरेलू गैस यानी एलपीजी का प्रमुख अवयव है। अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी हम लोगों के सभी के घर में यूज होता है। तो वह जो है उसका वह किसका अवयव, यहाँ पे दिया गया घरेलू गैस जो होता है उसको एलपीजी भी कहा जाता है, का प्रमुख अवयव है। मीथेन है, ब्यूटेन है, एथेन है, प्रोपेन है। अगर इसकी सही उत्तर की बात हम लोग करें तो ब्यूटेन होता है और ये बिल्कुल सही है।
आप सभी को उम्मीद करते हैं कि यह उत्तर पता होगा पहले से, लेकिन हम फास्ट ट्रैक में खींच रहे हैं ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो सके और ज़्यादा प्रश्नों पे अगर हम लोगों का अटेम्प्ट होगा तो परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न सही होंगे। तो चलिए अगला सवाल जो है उस पर हम लोग चलते हैं, जो कि 16 नंबर सवाल है। दिया गया है 16 नंबर में कि C60 यानी कि 60 यानी C60 जो है यहाँ पे दिया गया है फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन होना चाहिए। फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? नाशपाती के जैसे, फुटबॉल के जैसे, डमरू के जैसे, चतुष्फलकीय। यानी अगर हम 16 की बात करें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फुटबॉल के जैसे। 17 नंबर के सवालों को हम लोग देखते हैं। 17 नंबर में दिया गया है टेलेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? टेलेक्स की यदि बात करें तो दिया गया इसमें पीपल में, पीला कनेर में, यानी बरगद में, इनमें से सभी। अगर हम इसकी बात करें 17 नंबर का तो इनमें से सभी, यानी कि टेलेक्स सामान्यतः जो होता है वह सभी में पाए जाते हैं और ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम लोग देखते हैं 18 नंबर के सवालों को। और 18 नंबर में दिया गया है कि मानव मूत्र यानी मानव मूत्र में यूरिया प्रतिशत मात्रा होती है, कितने प्रतिशत होते हैं? यानी कि मानव जो होते हैं जब वो पेशाब करते हैं उसमें यूरिया पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कितने प्रतिशत मात्रा में पाए जाते हैं? 96%, 60%, 2%, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 2%। चलिए अगला सवाल जो है उनको हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है 19 नंबर का सवाल, यानी 19 नंबर का सवाल जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि 19 नंबर में क्या कह रहा है। 19 नंबर में दिया गया है भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में। तो अगर हम भ्रूण की बात करें तो इसका जो विकास की बात करता है तो वो गर्भाशय में होगा। अंडाशय में अंडे बनते हैं, योनि में क्या होता है, योनि के द्वारा स्पर्म जाता है और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की घटना होती है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए हम लोग अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अगर हम निकट दृष्टि दोष की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया अवतल लेंस, द्विफोक्सी, बेलनाकार, उत्तल लेंस। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल लेंस। यानी निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? इनको अगर हम बात करें तो निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। निकट की वस्तु यदि साफ साफ दिखाई देगी तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी, तो उस वस्तु को देखने के लिए हम लोगों को अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगला जो सवाल दिया गया है वह दिया गया 21 नंबर में कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। अगर हम लेंस की क्षमता की बात करें तो उसका मात्रक जो होगा वह डायोप्टर होता है और 1D बराबर होता है, 1D बराबर होता है 1/मीटर यूनिवर्स, या इस सॉरी 1/मीटर होता है। अगर 1/मीटर होता है और अगर हम इसको लिखना चाहें साधारण तरीके से तो यह मीटर यूनिवर्स 1 हो जाएगा और मीटर यूनिवर्स 1 बराबर ही होता है 1D होता है, 1D होता है, यानी कि एक डायोप्टर। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, डायोप्टर। चलिए अगले सवालों को हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल जो है हम लोगों का वह क्या है, तो 22 नंबर का सवाल है और 22 नंबर में कहा गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, यदि इसकी बात करें तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, जो कि नंबर ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट सवाल है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, सबसे कम अगर हम बात करें प्रकाश की चाल तो वह किसमें होगा? तो यहाँ पे दिया गया है किसमें? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो जो सबसे घना होगा यानी कि जिसका घनत्व सबसे अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी और निर्वात में सबसे अधिक होती है और यहाँ पे जल है, वायु है, कांच है, इनमें सबसे अधिक घनत्व वाला जो पदार्थ है वो है कांच। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला जो सवाल दिया गया है वह है 24 नंबर सवाल। 24 नंबर के सवालों में दिया गया है क्या, तो निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यानी कि धनात्मक जब होगी, यानी कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अगर हम फोकस दूरी की बात करेंगे तो यहाँ पे उत्तल लेंस में होगा। क्यों? यदि उत्तल लेंस को ऐसे हम बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, और प्रकाश की यहाँ पे अगर हम बात करें और इधर हम यहाँ पे बात करें, यह
यह जो है प्रधान अक्ष है और इसके समांतर यह आती हुई प्रकाश की किरणें क्या होती है, अपवर्तन के बाद देखेंगे मुख्य फोकस एफ से गुजरती है और ये ओरिजिन है, ओरिजिन के दाएं तरफ जब जाती है ये पॉजिटिव मान देती है। इसलिए अगर हमको कहा गया कि धनात्मक होगी तो धनात्मक हमको केवल कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला जो सवाल दिया गया है हम लोगों का वह है 25 नंबर, यानी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु की बात कर रहा है। तो वह कौन सा जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होगा, वो होगा पारा, अर्थात ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सॉरी, अगला जो सवाल है 25 नंबर का, कहता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु है। अगर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु की बात अगर करेगा, अधातु की बात करेगा तो पारा है, पारा जो कि धातु है, तांबा है यह भी धातु है, ब्रोमीन अधातु है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए हम लोग 26 नंबर के सवालों को देखते हैं। कहता है निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अगर हम एकल एकल अभिक्रिया की बात करें तो वह जो है बी नंबर ऑप्शन सही होगा, AgNO3 यानी एक्वाटिक एवं CuS, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 27 नंबर के सवालों को देखते हैं कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। अगर हम लोगों को आवर्त की संख्या पूछेगा तो वह हो जाएगा 7। चलिए हम लोग देखते हैं 28 नंबर के सवालों को, और 28 नंबर में दिया गया है क्या, तो पेंटेन यानी C5H12 में कितने संरचना समावयवी संभव है। तो अगर 28 नंबर की हम लोग बात करें तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 3 समयावी संभव है, यानी समयावयवी संभव है। दही में कौन सा अम्ल होता है। 29 नंबर का सवाल कहता है दही में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। यहाँ पे दूध, अगर दूध की बात कही जाए तो अगर हमको लैक्टिक कहीं पे नजर आएगा तो हम लोग वहां पे लैक्टिक अम्ल मारेंगे, और दूध को दही बनाने में जो जिम्मेवार होते हैं उसको लैक्टोबैसिलस नामक क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है उस सवालों को हम लोग देख लेते हैं कि निम्नांकित में, यानी कि 30 नंबर का सवाल, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा करके रखते हैं, यानी डुबो कर रखते हैं। देखिए आप दिया गया पारा, सोडियम, तांबा, सोना। 30 नंबर की यदि हम लोग बात करें तो 30 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम, और इसको केरोसिन में भिगाकर रखा जाता है, यानी डुबा करके रखा जाता है। 31 नंबर में Al4CO3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है, यानी एथेन बनता है, मेथेन बनता है, एल्काइन बनता है, एल्कीन बनता है। अगर हम 31 की बात करें तो इसमें मीथेन बनेगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 32 में कहता है वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, यानी कि वह कौन सा धातु है जो अम्लराज में क्या होता है, घुलता है। अगर हम 32 की बात करें तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा Au। चलिए ईंधन अम्लराज में क्यों, आप जानते होंगे कि जब क्या होता है, कभी कभी गांव घर में वो ठगने फूसने वाला जो इंसान होता है वो आता है और वह कहता है कि हम आपके सोना को साफ कर देंगे, यानी कि वह गंदा है थोड़ा सा कोई भी गहना, उसको हम साफ कर देंगे। तो वह क्या करता है, अम्लराज में दे करके उसको घुला देता है और बाद में क्या करता है, उसे सोना प्राप्त कर लेता है। तो Au जो होता है उसमें यह धातु जो होता है वह क्या होता है, उसमें घुल जाता है। सोना की बात करें, चांदी की बात करें तो वह इसमें घुल जाता है, ठीक है। यहाँ पे वह क्या करता है, उस धातु को अपने अम्लराज के अंदर उसको समाहित कर लेता है, यानी कि घुला लेता है और जाके बाद में निकाल लेता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि ईंधन है CNG, LPG, लकड़ी, इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। कहता है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है यहाँ पर दिया गया पेट्रोलियम, कोयला, इनमें सभी, मतलब ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। दिया गया कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड यानी कि 35 नंबर में कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जो
जलीय विलयन होता है वह कैसा होता है? अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अम्लीय। चलिए अगले सवालों को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। विगत कई वर्षों से यह प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये 2022 के सेकंड सिटिंग में पूछे जाने वाले सवाल है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 36 नंबर के सवाल। 36 नंबर में जो दिया गया सवाल है वो कहता है कि इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, C2H6 है, इनमें सहसंयोजक बंधन की संख्या है। अगर हम 36 की बात करें तो सहसंयोजक बंधन जो होते हैं उसमें 7 होते हैं। अब कहता है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली रासायनिक धातु है। शल्य चिकित्सा के द्वारा क्या होता है? हड्डी को जोड़ने की एक विधि है शल्य चिकित्सा। इसमें जो है इसमें किसी रसायन का उपयोग किया जाता है, तो वह कौन सा रसायन है? यहाँ पर दिया गया है धोने का सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने का सोडा। अगर इसका सही उत्तर की हम बात करेंगे तो यह होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि POP। चलिए 38 नंबर के सवालों को हम लोग देखते हैं किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? यानी कि किस pH मान वाला जो विलयन होगा वह सबसे अधिक अम्लीय होगा? अम्ल और क्षार की अगर हम बात करें तो वह 7 से यदि कम होता है तो वह अम्लीय होता है, 7 से ऊपर होगा तो उसको क्षारीय कहते हैं। लेकिन इसमें कहता है कि कौन 1 वाला pH मान, 2 वाला, 4 वाला, 3 वाला, 4 वाला, कौन सा होना चाहिए जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा? तो वह होगा 1 pH मान वाला। क्यों? क्योंकि यह 7 से बहुत कम है, इसलिए यह जो 1 pH मान वाला होगा वह बिल्कुल सही होगा। और वह उतना अधिक होगा, यानी जितना कम 7 से जितना कम होगा उतना उसका pH मान होगा, मतलब उतना अधिक होगा। चलिए 39 नंबर के सवालों को देखते हैं। इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? यानी कि इथाइन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं और उसमें कितना होता है? तो यहाँ दिया गया 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। और कार्बन जो होते हैं अधिकतम बॉन्ड 4 बनाते हैं, यानी कार्बन जो होगा अधिक से अधिक 4 बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया गया इथाइन, वह कितना? 3। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमको कितना? तो C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले सवालों को हम लोग देख लेते हैं। तो अगला सवाल जो है हम लोगों का है कि क्यूप्राइड निम्नांकित में किस धातु के अयस्क है? क्यूप्राइड की बात कर रहा है तो इसमें कौन सा जो है कहता है किस धातु का अयस्क है क्यूप्राइड? अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ दिया गया HgZnCuAl, यानी कि कॉपर का होता है। ये बिल्कुल सही बात है, ये कॉपर का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर C सही ऑप्शन है। चलिए हम लोग 41 नंबर के सवालों को देखते हैं। 41 में दिया गया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, यानी नाइट्रोजन की मात्रा यदि कही जाए तो सर्वाधिक है, वो है 78%। यहाँ देखिए 42 में दिया गया कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यानी प्राकृतिक में जो है यानी प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? अगर हमको कहा जाए तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कोयला, पानी, वायु, सूर्य प्रकाश। अगर प्राकृतिक की बात कही जाए तो सर्वाधिक जो हमको ऊर्जा मिलता है वह सूर्य प्रकाश से मिलता है। और सूर्य प्रकाश चूंकि प्राकृतिक है, प्राकृतिक से हम लोगों को सूर्य प्रकाश से एक तो हमको विटामिन डी मिलता है, ऊपर से इसका हम लोग उपयोग आजकल कई मशीनरी में करने लगे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 43 नंबर के सवालों को। 43 नंबर का जो सवाल है वो है कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और ये कई बार कंपटीशन में भी पूछे जाने वाले सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डार्विन। अब देखते हैं हम लोग ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। अगर ओजोन की बात करें तो वह होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन के यदि हमको पूछ रहा है कि वह कितना मात्रा मिलेगा तो इसमें कितना हो जाएगा? तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो O3 होता है, तो कितने अणु हो गए? 3 हो गए, अर्थात इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो C हो जाएगा। चलिए हम लोग 45 नंबर के सवालों को देखते हैं कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, यानी B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग 46 नंबर के सवालों को देखते हैं। यहाँ दिया गया परिशेषी का हिस्सा है, यानी कि 46 नंबर की यदि हम लोग बात करें तो कहता है परिशेषी का हिस्सा है आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आहार नाल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। हम लोग चलते हैं 47 नंबर पे। कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो यहाँ पे एक खाद्य श्रृंखला की बात करा कि तीसरे पोषी स्तर पर, यानी तीसरा स्थान पे यहाँ पे शाकाहारी है, मांसाहारी है, अपघटक है, उत्पादन है, यानी इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मांसाहारी, यानी कि तीसरे स्थान पे यह रहता है। क्योंकि घास जो होता है, घास को कौन खाएगा? घास पहला हो गया, दूसरा उसको जो खाता है, मान के चलिए कि कोई पशु खाएगा तो वह दूसरा हो जाएगा, और उस पशु को क्या करेगा? जो मांसाहारी है वो खा जाएगा, तो वो तीसरा हो जाएगा, यानी तीसरे स्तर की बात ये करता है। ये खाद्य श्रृंखला से प्रश्न थी, और हर बार लगभग ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, जो कि 48 नंबर है। कहता है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण पदार्थ है तो दिया गया है घास, पुष्प तथा चमड़ा। घास, पुष्प तथा चमड़ा, यानी कि इसमें कौन सा है? तो घास, पुष्प तथा चमड़ा की अगर हम बात करें, और इसमें दिया गया घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक स्टील, केक लकड़ी एवं शीशा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन, यानी टिंचर आयोडीन बनता है? अगर हम बात करें टिंचर आयोडीन की, तो यहाँ देखिए क्लोरोफॉर्म दिया गया, इथर दिया गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया गया, इथिल एल्कोहल दिया गया। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यहाँ देखते हैं 50 नंबर का सवाल दिया गया है। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति से होता है? यहाँ दिया गया संतृप्त, असंतृप्त, आंशिक संतृप्त, अति संतृप्त। अगर डालडा की हम लोग बात करें तो इसको वनस्पति घी भी कहा जाता है, और इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए संतृप्त। 51 नंबर में देखते हैं प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है। अगर 51 नंबर की बात हम लोग करें तो यहाँ दिया गया OH, COOH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड दिया गया है O, और यहाँ पे CHO दिया गया है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C, यानी कि C। यहाँ पे देखिए इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे O है, यहाँ कार्बन देखिए 4 बॉन्ड बना रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा C। 51 नंबर के सवालों को हम लोग देखते हैं। 51 नंबर में दिया गया है इथिलीन है, यानी पैराफिन है, ओलिफिन है, एल्केन है, एल्काइन है। अगर इसकी सही हम उत्तर की बात करें तो यह हो जाएगा ओलिफिन। और 53 नंबर में हम लोग देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। अगर हम बात करें तो इससे पहले जीवाश्म ईंधन की बात हम लोग कहे थे, तो जीवाश्म ईंधन हम लोग पढ़े थे कि उसमें पेट्रोलियम था, प्राकृतिक गैस था और कोयला था। ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता था। बायोगैस जो था वह हम लोगों को जीवाश्म के अंतर्गत नहीं आता था। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए। चलिए अगले सवाल को हम लोग देख लेते हैं। जो अगला सवाल है हम लोगों का वह है 54 नंबर। कहता है 54 नंबर में टिहरी बांध निर्माण उद्देश्य क्या था? जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी। अगर हम 54 की बात करें तो यह जल आपूर्ति भी करता है, भूमि सिंचाई भी करता है जब जल आपूर्ति करेगा, और बिजली के उत्पादन भी करता है। अर्थात इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए हम लोग 55 नंबर में देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? यहाँ दिया गया है सोडियम, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा। तो इसमें कौन सा तत्व है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? और यह है 55 नंबर का सवाल, और इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोगों का फ्लोरीन। यानी कि फ्लोरीन जो होगा वह जल्दी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकेगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, जो है 56 नंबर का सवाल। 56 में कहता है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन
की संख्या सबसे अधिक होती है। यहाँ दिया गया सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सोडियम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का वह हो जाएगा फास्फोरस यानी कि पी। चलिए यहाँ पे दिया गया 57 नंबर का सवाल, कहता है कि किस विद्युत बल्ब का अनुताप 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 10 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति होगी। अगर हम 57 की बात करें तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 वाट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दिया गया है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। यहाँ दिया गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं और यह होती है जिनका उद्भव तार से होती है। चुंबकीय क्षेत्र की स्वकेंद्री रेखाओं का केंद्र तार होती है। 58 नंबर का अगर हम बात करें इसका सही उत्तर डी नंबर होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की स्वकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होती है। चलिए हम लोग 59 नंबर के सवालों को देखते हैं कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। अगर हम लोग 59 की बात करें, यहाँ दिया गया ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम, मीटर प्रति ओम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम मीटर। अब देखिए 60 नंबर के सवालों को देखते हैं कि जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि इनमें समान रहती है। प्रतिरोध, विद्युत धारा, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। अगर हम 60 नंबर की बात करें तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत धारा। चलिए हम लोग 61 नंबर की बात करते हैं। 61 नंबर में दिया गया अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय की हम लोग बात जो है इस कर लेते हैं कि नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है। तो अगर हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए महासागरीय ऊर्जा जो है नवीकरणीय के अंतर्गत आता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय के अंतर्गत आएगा। और नवीकरणीय के अंतर्गत क्यों आएगा, तो जिसका नाश नहीं हो सकता कभी उसको हम लोग नवीकरणीय के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, महासागरीय ऊर्जा हो गया। जिसका नाश हो जाए उसको हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जो कि है कोयला। बिल्कुल सही, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 62 नंबर में दिया गया है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या जो है वह 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। यहाँ दिया गया उत्तल लेंस की भांति, प्रिज्म की भांति, समांतर पट्टिका के भांति, अवतल लेंस की भांति। ये पारदर्शी गोलीय कवच है, ठीक है, और ये किसके तरह व्यवहार करेगा, तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यहाँ देखिए दिया गया है कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, यानी अनवीकरणीय की बात कर रहा है ऊर्जा के। तो यहाँ पे 63 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया जैव मात्रा पेट्रोलियम, गोबर गैस, जैव मात्रा कोयला, पेट्रोलियम, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा कोयला और पेट्रोलियम, और ये अनवीकरणीय है। चलिए 64 नंबर के सवाल को देखते हैं। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभता से हो सके। बिल्कुल सही, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, इनमें सभी गुण हो। बिल्कुल सही है, इनमें सभी गुण होना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी आदर्श ईंधन तब होगा जो सुलभता से मिल जाए, जो सस्ता में मिल जाए, जो हर जगह उपलब्ध हो, नहीं, और जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या हो, आसानी हो, वो सभी उत्तम ऊर्जा या आदर्श ऊर्जा के अंतर्गत आएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं 65 नंबर के सवालों को। तो कहता है निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। पाचक रस, उद्दीपन, आवेग, हार्मोन। अगर हम 65 की बात करें तो 65 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा हार्मोन। चलिए हम लोग 66 नंबर में देखते हैं। 66 नंबर का जो सवाल दिया गया है वो कहता है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। रेजिन, गोंद, टेनिन, इनमें सभी। अगर हम लोग 66 की बात करें तो ये सभी जो है होगा इसमें,
यानी कि रेजिन भी होगा, गोंद भी होगा, टेनिन भी होगा, ये सभी होगा, तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या 4 होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए क्या दिया गया है, 68 नंबर में कहता है इनमें से कौन हेट्रोकाइन ग्रंथि है। हेट्रोकाइन ग्रंथि की बात कर रहा है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि दिया है, यकृत दिया है, वृषण दिया है, थायराइड ग्रंथि दिया है। अगर हम लोग 68 नंबर की बात करें तो यह वृषण होगा। हेट्रोक्राइन कह रहा है, हेट्रोक्राइन ग्रंथि जो होगा वह वृषण होगा। देखते हैं 69 नंबर को, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है वात रंध्र से, जड़ के सतह से, इनमें सभी। अगर हम 69 की बात करें तो इनका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा रंध्र, और रंध्र से ही यह क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। चलिए हम लोग 70 नंबर के सवालों को देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। अगर पुरुष हार्मोन की बात करें तो एंड्रेनिन, यहाँ पे दिया गया एस्ट्रोजन, यहाँ पे दिया गया टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। अगर हम कोई 70 नंबर की बात की जाए तो 70 में क्या हो जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। किण्वन क्रिया पाई जाती है, यानी किण्वन अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्ट। प्रकाश संश्लेषण होती है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें कोई नहीं। अगर हम जनरल बात करें प्रकाश संश्लेषण कब होगी, तो वह दिन में होगी, लेकिन अगर रात में भी वैसे प्रकाश को उपलब्ध करा दिया जाए तो रात में भी वो प्रकाश संश्लेषण करने में एबल होता है। लेकिन सामान्य प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होती है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दिन में। चलिए हम लोग 73 नंबर के सवालों को देखते हैं। 73 में कह रहा है कि लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन, सेंटीमीटर। अगर लेंस की बात करें तो उसका जो ये होगा मात्रक विहीन होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग 74 नंबर को देखते हैं। कहता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। आकाश अगर अंतरिक्ष में है, उसको आकाश को देखेगा तो वह उसको कैसा मिलेगा, कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नीला होगा, काला होगा, लाल होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं 75 नंबर को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो अगर हम लोग 75 नंबर की बात करें तो 75 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारा, मुख्य फोकस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारा। चलिए 76 नंबर के सवालों को हम लोग देख लेते हैं। कहता है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो सदैव सीधा की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ दिया गया केवल अवतल, केवल उत्तल, केवल समतल, या तो समतल या तो उत्तल। तो यहाँ पे दर्पण की बात कर रहा है, सीधा की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर सीधा की बात कर रहा है तो उत्तल में भी सीधा होता है और समतल में भी सीधा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, किस दर्पण में दूर की वस्तु, दूर हो कि नजदीक हो, दोनों ही स्थिति में इन दोनों में क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। और इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसलिए यहाँ पे केवल उत्तर और केवल समतल है, यहाँ कहता है समतल और उत्तल दोनों, यानी कि डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग आगे सवाल को देख लेते हैं। तो अगला सवाल जो है वो है 77। कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। यहाँ पर दिया गया ऋणात्मक तो कभी धनात्मक 0 होगी। अगर 77 नंबर की बात हम लोगों को कहा जाए तो यह जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की बात कर रहा है, फोकस दूरी की बात कर रहा है। तो अवतल दर्पण होता कैसे, जरा सा देखते हैं। यह ऐसा होता है और यहाँ पे हमको क्या होता है, यहाँ पे P होता है, यहाँ पे F होता है। अगर हम F की बात करें तो यह जो है यहाँ पे P से लेफ्ट साइड है। अगर P से लेफ्ट साइड है तो हमेशा जो होगी वह क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। हमको उम्मीद है यह सवाल आप लोग समझ गए होंगे। अगला जो सवाल है उस सवालों को हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए जो अगला सवाल है 78 नंबर। कहता है किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और छोटा होने के साथ साथ सीधा भी होगा, तो वह होगा उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में भी करते हैं, और यह भी सवाल कई बार आप लोगों के परीक्षा में पूछा गया है। तो आप लोग इनको भी देख लेंगे कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, वह केवल और केवल उत्तल दर्पण होगा। और यहाँ पर एक और सवाल इस तरह का पूछा जाता है कि हजामती के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे होगा अवतल दर्पण। तो यहाँ का जो उत्तर सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए हम लोग 79 नंबर के सवालों को देख लेते हैं।
प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण नीला, हरा, लाल, इनमें सभी। तो RBG, आर से हो गया रेड, इससे हो गया ब्लू, जी से हो गया ग्रीन। तो यहाँ पे नीला है, यहाँ पे हरा है, यहाँ लाल है, इनमें से सभी, यानी डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अगले सवाल और अंतिम सवाल, यानी कि आज के एपिसोड का अंतिम सवाल जो है उनको हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर हम अंतिम की बात करें तो यह होता है प्रकाश का अपवर्तन। और आज के एपिसोड में हम सभी यहीं तक रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। लेते हैं आप लोगों से विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।